नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था पर। तो मनुस्मृति ने ये एक्चुअली सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के अंतर्गत आता है, समाज और राजनीतिक दर्शन। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, कैसे है, तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका पर चर्चा कर लूँगा। एक तो ये देखना चाहिए कि जो समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन होता है वो किसी भी समय का वो समय काल परिस्थिति सापेक्ष होता है, यानी कि वो समय काल और परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो हम कतई भी उसको किस वर्तमान की सेंस में हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि समाज दर्शन जिस समय को होता है, क्योंकि वो समय काल परिस्थिति सापेक्ष होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, उसी सेंस में हम उसे देखेंगे समाज दर्शन को। तो पहली चीज़ ये कि जब हम मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था पर या किसी भी व्यवस्था पर बात करते हैं तो हम उसे उसी समय में देखेंगे जिस समय में मनु हुए थे, उस समय में क्या व्यवस्था थी या उसके आसपास के समय में क्या व्यवस्था थी। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि समाज का जो स्वरूप होता है वो सिंथेटिक होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंथेटिक मतलब संश्लेषणात्मक, यानी कि आप कुछ भी दो चीज़ें आपस में मिला के एक ही प्रकृति की या भिन्न प्रकृति की और कोई नई चीज़ बना दो। फॉर एग्जांपल, आप चीनी और नमक मिला के खाओ तो एक अलग ही टेस्ट होगा, एक अलग ही स्वाद आएगा। तो वो सिंथेसाइज कर रहे हैं आप उन दोनों चीज़ों को, तो एक डिफरेंट काइंड की चीज़ उत्पन्न कर रहे हैं। सिमिलरली समाज दर्शन में जब हम बात करते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं कि समाज दर्शन जो होता है वो समय काल परिस्थिति सापेक्ष इसलिए होता है क्योंकि वो सिंथेटिक होता है, संश्लेषणात्मक होता है। प्रत्येक समाज में व्यवस्थाएं बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, व्यक्तियों का मनोविज्ञान बदलता है, पर्यावरण बदलता है, बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं और उसी अनुसार वहाँ का समाज परिप्रेक्ष्य जो वहाँ का जो समाज है और जो वहाँ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, वातावरण है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। जिस तरह का समाज में उपयोगिता होती है उसी तरह का आपका समाज दर्शन हो जाता है। तो आज की परिप्रेक्ष्य में अगर वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो देखना समीचीन नहीं होगा। हम उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखें जिस परिप्रेक्ष्य में वो थी, क्योंकि वो सिंथेटिक होती है, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। एक और चीज़ जो एक और कन्फ्लिक्ट है वर्ण को लेकर वो है जाति। तो वर्ण और जाति में पूर्णतया अंतर है। जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से एक अलग पर्सपेक्टिव को लेकर थी और जो जाति व्यवस्था है वो पूरी तरह एक अलग पर्सपेक्टिव को लेकर है। तो वर्ण और जाति को आपस में जोड़ना बिल्कुल गलत है। वर्ण और जाति को अलग करके देखना हमें चाहिए, इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण शब्द है वो वृज धातु या वरी धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है चुनना या वर्ण करना। जिस चीज़ को आप चुनते हो, चुनाव करते हो, वर्ण करते हो। तो ये परिभाषा, जो ये मूल शब्द है वृज धातु या वरी धातु, इससे जो अर्थ निकलता है चुनना या वर्ण करना, यानी आप उसे अडॉप्ट करते हो, उसका आप विकल्प में से उठाते हो। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये कतई भी उस तरह से नहीं है, ये आपके चुनाव पर निर्भर करती है कि आप किस वर्ण में हो। ऋग्वेद में सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में वर्ण का जो है वो वर्णन मिलता है, और जहाँ पे यह शब्द माना जाता है ऋग्वेद में रंग और आलोक के परिप्रेक्ष्य में अर्थ में वर्ण का उपयोग हुआ है कि जिस तरह का रंग उस तरह का वर्ण। अब ये रंग और वर्ण जो है किस आधार पर निर्धारित होते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम वर्ण व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक चर्चा करेंगे, क्यों ये डिसाइड होता है। तो आचार्य मनु ने जो है चार, मतलब ब्रह्मा, देखो इसको थोड़ा पूरा समझते हैं। जो वेदों में जो कंसेप्ट मिलता है इससे रिलेटेड, वो कंसेप्ट ये मिलता है कि जो विराट पुरुष का कंसेप्ट माना गया है, और विराट पुरुष के बहुत विराट है, उसके लाखों करोड़ों हाथ पैर वगैरह वगैरह माने गए हैं। तो वो विराट पुरुष से जो उत्पन्न होते हैं उसके मुख, उसके सीना, उसका उदर और उसके पैर,
उनसे 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। और वो विराट पुरुष जो है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, ना वो पैर बिना काम का है, ना वो सिर बिना काम का है। कोई भी व्यक्ति किसी भी एक अंग के बिना काम का है, तो चारों अंग ही अपनी अपनी उपयोगिता हर जगह पे रखते हैं किसी भी वर्ण व्यवस्था में। तो वो कहते हैं कि वो विराट पुरुष से जो उत्पत्ति होती है उसकी बात वहाँ पे हो रही है। अब देखें कि विराट पुरुष से अगर चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि जहाँ पे जिस तरह के काम की उसकी उपयोगिता है, उसको वही काम या उसी काम के लिए शायद उत्पन्न किया गया है। इसी विराट पुरुष को महर्षि मनु ने इसी विराट पुरुष को एक तरह से ब्रह्मा के रूप में ले लिया है, और उन्होंने ब्रह्मा के 4 भागों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी है। तो ठीक, तो और हम अगर उपनिषद की बात करें, तो उपनिषदों में यह उत्पत्ति जो है एक साथ नहीं मानी गई है। उपनिषद जो है थोड़ा सा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं, तो ये एक साथ उत्पत्ति नहीं मानी गई है। उपनिषद में माना गया है कि कहीं ना कहीं शुरू में एक ही वर्ण था, वो बाद में उपयोगिता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार 4 भागों में या 3 भागों में डिवाइड होता चला गया। प्रारंभ में एक ही वर्ण था, द्विज वर्ण। वह कर्म, उपनिषद में ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्मों की भिन्नता के आधार पर मानी गई है। तो वर्ण का मूल आधार कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्म और वर्ण और जाति में भी अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। वर्णों का मूल आधार कर्म है, ठीक है। जाति का मूल आधार कर्म नहीं है, जाति का मूल आधार जन्म माना गया है, जो कि दोनों में डिफरेंट है। ये क्लियरली स्पष्ट है ऋग्वेद में भी, वहाँ पर भी, मनुस्मृति में भी, कि वर्णों का मूल आधार कर्म है। जो आपके कर्म है उस प्रकार से आपका वर्ण निर्धारित होता है। जाति का जो वर्तमान में मूल आधार माना जाता है, वो जाति का मूल आधार जन्म माना गया है, जो कि वर्णों पे अप्लाई नहीं होता है। तो आधुनिक विचारक इस वर्ण भेद का कारण कर्मण सिद्धांत या श्रम विभाजन को मानते हैं। आधुनिक विचारकों ने भी इसे महत्व दिया है कि वर्ण भेद का जो मूल आधार है, इसको एक एडवोकेट किया है कि वर्णों का जो मूल आधार है वो आपका जन्म नहीं है, वो आपका कर्म है, वो आपका जो आप चुनाव करते हैं कर्म का, वो कर्मण जो सिद्धांत है वो, और जो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो उसका मूल कारण है। ब्रह्मा से उत्पत्ति की मान्यता प्रतीकात्मक है। तो ये ब्रह्मा से जो उत्पत्ति मानी गई, एक प्रतीक स्वरूप मानी गई है कि वो हम उसे कुछ भी नाम दें, ब्रह्मा नाम दें, कोई और ईश्वर का नाम दें, किसी व्यक्ति का नाम दें, या वैसे ही किसी शरीर से अंग से मान लें, तो ये 4 वो अंग हैं। मैंने थोड़े दिन पहले प्लेटो पे लेक्चर दिया था, पे मैंने चर्चा की थी, उसमें 3 सद्गुणों की मैंने बात कही थी, जिसमें मैंने साहस, संयम और एपेटाइट, साहस, संयम और आपका ये विवेक, 3 गुणों की बात की थी, सद्गुणों की बात की थी। उन तीनों सद्गुणों की तरह से ही यहाँ पे बात है कि जो सद्गुण, यानी जो कर्म जिसका, जो जिस कर्म के योग्य है उसका वही वर्ण है। तो ब्रह्मा से जो उत्पत्ति है वो एक प्रतीक मात्र है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक कारण जो हम आगे स्पष्ट करेंगे, जब जन्म से वर्णों का निर्धारण माना जाता है तो वह जाति व्यवस्था हो जाती है। सीधी सी बात है, जब हम उसी वर्ण व्यवस्था का निर्धारण, उसी वर्ण व्यवस्था को दूषित करके जब उसका निर्धारण जो है जन्म से मानने लगेंगे कि जो जन्म से इस कुल में पैदा हुआ वो उस जाति का, उस प्रकार की उसकी जाति निर्धारित, तो वो जाति हो गई, वो वर्ण नहीं हुआ। वर्णों का आधार कर्ण आपका कर्म है, तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। ये उसका डाउनफॉल है, वर्ण व्यवस्था का पतन है। तो वर्णों के आधार वास्तव में गुण कर्मों को ही माना जाता है। प्रारंभ में द्विज वर्ण ही होता था। वर्णों का जो आधार है वो गुण कर्म माना गया है। प्रारंभ में द्विज वर्ण होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिस व्यक्ति के जैसे गुण हैं उस तरह का उसके कर्म होंगे। गुण मतलब मैंने सद्गुण जो प्लेटो की बात की थी, जो आपका गुण है, आपके अंदर विवेक की प्रधानता है, आपके अंदर साहस की प्रधानता है, आपके अंदर स्टोर करने की या उत्पादन की प्रधानता है, या आपके अंदर कोई भी प्रधानता नहीं है, तो एक ही विशेषता बचती है कि फिर आपको भी समाज की मुख्य धारा से अलग नहीं किया जा सकता, तो आपसे भी कोई ना कोई कार्य लिया जाएगा, तो आपसे सेवा का कार्य लिया जाता है, तो चौथा वर्ण निर्धारित हो जाता है। तो आपका जो गुण है उस हिसाब से आपके कर्म है, और उस हिसाब से आपका वर्ण निर्धारित होता है।
इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से और अधिक स्पष्ट करूं तो जैसे हम इसे ऐसे एक संकल्पना के रूप में लेते हैं, हो सकता है किसी समय में सत्य भी रहा हो कि गुरु के आश्रम में जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, अध्ययन करते हैं, तो एक समय आता है, आते साल 2 साल 3 साल में जब अध्ययन करते हैं लगातार, तो उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये बहुत कुशल है किस में, पढ़ने लिखने में, पठन पाठन में, और ज्ञान अर्जित करने में, किसी भी चीज़ को तुरंत समझ लेता है, समझाने में भी सक्षम है। तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषता है। तो ऑटोमेटिक उसका वर्ण वहाँ पे निर्धारित हो रहा है कि इसको हम ब्राह्मण वर्ण में हम प्रशिक्षित करेंगे। दूसरा एक व्यक्ति है जो कि पढ़ने में ठीक ठाक है और लेकिन वो साहसी बहुत है, डरता नहीं है, निर्भीक है, रात में कोई काम करना होता है तुरंत करता है, जाता है आता है, बहुत ताकत उसके अंदर है, एक्सरसाइज या पहलवानी में ज़्यादा ध्यान देता है। तो दैट इज़ द टाइप ऑफ क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत हम इसे प्रशिक्षित करेंगे। एक व्यक्ति होता है जो वहाँ पे गुरुकुल या आश्रम जो है वहाँ के उत्पादन का विशेष ध्यान रखता है, कृषि का विशेष ध्यान रखता है, वहाँ पे स्टोर व्यवस्था करता है, साल भर आने वाले समय के लिए कितना कैसे खर्च होना चाहिए, कितना कैसे बचत होनी चाहिए, क्या करके हम कम से कम में अधिक से अधिक आपूर्ति कर सकते हैं। ये सारी जो व्यवस्था देख रहा था तो उसे पता लगता है कि भाई इसमें जो व्यवस्था है जो एक एपेटाइट को फॉलो करते उत्पादक वर्ग का ये सदस्य हो सकता है, तो उसने उसे वैश्य वर्ण के अंतर्गत हम इसको प्रशिक्षित करेंगे। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि इन तीनों ही योग्यताओं में नहीं है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, ना तो वो पढ़ाई पर ध्यान देता, ना उसे पढ़ा जाता है, ना वो बल का उपयोग करने में साहस है उसके अंदर, ना ही वो कहीं से उसमें स्टोरेशन में या उत्पादन में कोई भूमिका निभा रहा है। वो सिर्फ पहुंचा है और अपना एक बिल्कुल ही तीनों गुणों से अलग हट के एक नए अपनी ही प्रकार की जीवन शैली में जी रहा है। तो वहाँ पे दिखता है कि हाँ इसको भी हम अलग नहीं कर सकते अध्ययन व्यवस्था से। तो जो इतना अध्ययन जैसा अध्ययन ये करता है इसे करने दो, इसका कार्य फिर अगर अपने आप को डेवलप कर लेता है तो दैट्स ओके, और नहीं कर पाता तो फिर इससे हम सेवा का कार्य लेंगे। तो वहाँ पे वो वर्ण निर्धारित होते थे। वहाँ से ये नहीं पता लगता था कि भाई ये व्यक्ति फलाना, ये मतलब ये व्यक्ति उस कुल का है या उस जाति का है या उस वर्ग का है, तो उस हिसाब से उसको वर्ण दिया जाए, नहीं उसकी योग्यता के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से उसे वर्ण दिया जाए। ये डिवीज़न वहाँ पे इस तरह से सस्टेन करता था। आगे बात करते हैं, रंग के आधार पर वर्णन करें तो ब्राह्मण का जो रंग है वो श्वेत। अब हम मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं कि रंग क्यों बताया गया है, इसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो क्या है। ब्राह्मण का रंग जो श्वेत यानी सात्विक गुण के कारण बताया गया है। यानी कि सांख्य दर्शन में या गीता में हम पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के गुण हैं, प्रकृति के 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण वो होते हैं जो कि उजला गुण है जिसमें कि सारी उच्चतर विशेषताएं होती हैं। राजसिक गुण वो होता है जो उग्र गुण है जिसमें कि सारी उग्रता की जो विशेषताएं होती हैं वो होता है। तामसिक गुण वो गुण है उग्र, यानी इसीलिए तो चलायमान है, वो दोनों को चलाता है, वो एक्टिव रहने का एक्टिव गुण है। जो तामसिक गुण जो वो गुण है जिसमें जो कि डार्क माना जाता है, अंधेरापन जिसमें माना जाता है, और वो जो श्याम वर्ण उसका है, तो श्याम है तो वो जो है वो उसके अंदर जो आलस्य जैसी और अकर्मण्य जैसी विशेषताएं उसके अंदर होती हैं। तो ये 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो इन्हीं गुणों के आधार पर वर्ण निर्धारित कर दिए गए हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसा कि ऋग्वेद में वर्ण को बताया गया है यानी रंग को बताया गया, तो उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण है ये है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण जिसका रंग श्वेत है उसके अंदर सात्विक गुण की प्रधानता है। तो सात्विक गुण होने के कारण उसका रंग श्वेत हुआ, और रंग श्वेत होने के कारण उसने सात्विक कर्म करने शुरू किए, इस कारण वो ब्राह्मण वर्ण में गया। ब्राह्मण है इसलिए सात्विक नहीं माना गया, सात्विकता उसका स्वरूप है इसलिए उसको ब्राह्मण वर्ण में जाना पड़ा। दूसरा क्षत्रिय, तो जिस व्यक्ति के अंदर राजसिक गुण की प्रधानता है, जो राजसिक गुण है, उग्र है, न्यायप्रिय है, इन चीज़ों लड़ने में साहस वाला है, अच्छा शक्तिशाली है, तो वो जो राजसिक व्यवस्था थी उग्रता की वो उस व्यक्ति के अंदर आती है। राजसिक गुण मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है उसकी, वो उसको क्षत्रिय बनाती है, ना कि क्षत्रिय होने के कारण वो राजसिक है। तीसरा जो गुण है, तीसरा जो वर्ण है, जिस व्यक्ति एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके अंदर राजसिक और तामसिक, अब ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर पर्टिकुलर एक ही गुण होगा। राजसिक व्यक्ति के अंदर जो होता है वो तामसिक उसकी क्या बोलते हैं, सात्विक और तामसिक दोनों की विशेषताएं हो सकती है, तो वो उनको उसके अंदर राजसिक गुण डोमिनेट करता है, बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। ब्राह्मण के अंदर भी तीनों गुण होते हैं लेकिन उसके अंदर सात्विक गुण डोमिनेट करता है, बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। सिमिलरली वैश्य गुण के अंदर दोनों गुण समान मात्रा में चल सकते हैं,
कभी कोई हावी कभी कोई हावी, कभी कोई प्रभावी कभी कोई प्रभावी, दोनों साथ साथ पैरेलल रूप से चल रहे हैं, समानांतर रूप से चल रहे हैं, राजसिक और तामसिक गुण। तो जब राजसिक और तामसिक की बात आती है, दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को वैश्य वर्ण में निर्धारित किया गया। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर ये दोनों गुण डोमिनेट नहीं है, ये सात्विक भी नहीं है वो और वो राजसिक भी नहीं है, तो वो तामसिक गुण के अंतर्गत चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर हम लेजी, आलसी और मूड के रूप में पहचान सकते हैं। तो लेजी, आलसी और मूड टाइप के जो लोग होते हैं, वो व्यक्ति जो होते हैं, उनको हम तामसिक गुण कहते हैं। वो शूद्र की श्रेणी में जाते थे वर्ण व्यवस्था के अनुसार। मनोवैज्ञानिक कारण जो है इसका वो ये है। तो कर्म के अनुसार हम देखें इसको, तो कर्म के यहाँ पे तात्पर्य, हम कर्म फल नहीं लगाएंगे। पहली बात, कर्म का तात्पर्य हमने जब ये हमारे समाज में एक दुविधा आ गई कि कर्म का तात्पर्य, कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण करने के लिए हमने लगा लिया, कर्म फल व्यवस्था लगा ली। तो पूर्व जन्म लगाने के कारण जाति व्यवस्था का जन्म हो गया। अदरवाइज कर्म का अर्थ यहाँ पे पूर्व जन्म कतई ही नहीं है। ये मनुस्मृति में भी स्पष्ट है और ये वेदों में भी स्पष्ट है। कहा गया है कि पूर्व जन्म के कर्म संस्कार यही मत जाति का आधार बन जाता है, परंतु कर्म का यह अर्थ उचित नहीं है। कर्म से तात्पर्य योग्यता से है, क्योंकि जन्म से निर्धारित हो, यदि जन्म से निर्धारित किसी का वर्ण स्थापित होता तो ब्राह्मण के घर में फिर सब आइंस्टाइन ही पैदा होते। अगर जन्म से कर्म वर्ण निर्धारित होता, योग्यता निर्धारित होती, तो फिर ब्राह्मण के घर में सारे आइंस्टाइन पैदा होते, कोई मूड पैदा नहीं होता। और सिमिलरली फिर शूद्र के घर में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा नहीं होते, विवेकशील प्राणी पैदा ना होते। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है, ये व्यक्ति के कर्म और योग्यता और गुण के आधार पर है। तो गुण के आधार पर ही वो डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति किस वर्ण में जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि कर्म का अर्थ है आपकी गुण क्या है और गुण के अनुसार आप कर्म कौन सा चुनाव करते हो, तो उस आधार पे आपका वर्ण निर्धारित होगा। जाति व्यवस्था का यहाँ पे कोई अंतर नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जाति व्यवस्था में ये दोष मिलते हैं, जिससे से तो सिद्ध होता है कि जाति व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल अलग थी, एकदम डिफरेंट थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने बताया, फिर ब्राह्मण के घर में सब आइंस्टाइन पैदा होते, फिर सारे बुद्धिशील प्राणी पैदा होते। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी ब्राह्मण के घर में कोई मूढ़ व्यक्ति भी पैदा हो सकता है, क्षत्रिय के घर में कोई डरपोक व्यक्ति भी पैदा हो सकता है जो कुछ भी नहीं करना जानता, एकदम एकदम डरपोक है। और वैश्य के घर में कोई बहुत बेकार मूढ़, मतलब जो बिल्कुल ही गंवार टाइप का व्यक्ति है, जिसने कि लुटाना ही लुटाना है, ऐसा व्यक्ति भी पैदा हो सकता है। और फिर सीधी सीधी बात है कि जो शूद्र है उसके घर में फिर सारे के सारे बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति पैदा होते हैं, फिर उसके घर में कोई विशिष्ट व्यक्ति पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है, हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो इसी से सिद्ध होता है कि डेफिनेटली जाति व्यवस्था जो है वो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था, जो धीरे धीरे समय के साथ डाउनफॉल, पतन होने के कारण जो अस्तित्व में आई है। अदरवाइज वर्ण व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं था। अब हम इनके वर्ण के आधार पर भिन्न भिन्न कर्मों का जो निर्धारण किया गया है मनु द्वारा, उनको चर्चा करेंगे। ब्राह्मण जो वर्ण है उसके कार्य 6 कार्य मनु ने बताए हैं। कौन कौन से 6 कार्य मनु ने बताए हैं? अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। अध्ययन, दान और यज्ञ। अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कार्य श्री मनु ने ब्राह्मण के बताए हैं जो वो करता है। तो लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ जाए, साथ में जो मनु ने बताया ये भी बताया कि आपत्तिक स्थिति, कोई अपवादजनक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जो आपत्ति की स्थिति में, जहाँ पर वो अपने इन कर्मों को करके अपना निर्वहन न कर सके, अपना जीविकोपार्जन न कर सके, तो अब जब जीविकोपार्जन की बात महर्षि मनु यहाँ पे कर देते तो उसी से सिद्ध होता है कि फिर जो वर्ण व्यवस्था है वो जीविकोपार्जन करने के लिए है। इसका मतलब कुछ कर्म करने के लिए, कुछ रोजगार करने के लिए है। वो वहाँ पर जाति के आधार पर नहीं है, वो जन्म लेने के आधार पर नहीं है। तो इससे भी स्पष्ट रूप से इस एनालिसिस से भी स्पष्ट होता है कि वो कर्म अगर बता रहे हैं तो वो निश्चित रूप से वो कर्म वर्ण के आधार पर बता रहे हैं, वो जाति के आधार पर नहीं बता रहे हैं। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। आपत्ति की स्थिति में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ग का कर्म को अपना सकता है, परंतु आपातकाल की समाप्ति पर वापस अपने वर्ग में आ जाए। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में किसी ब्राह्मण को क्षत्रिय या वैश्य का कर्म अपनाना
पड़ता है, अपनाने की ऐसी स्थिति आती है, तो वो उनमें से कोई भी कर्म अपना सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मण जो व्यक्ति हो जिसने जिसने जो कर्म से ब्राह्मण है, यानी कि उसमें अंदर योग्यता है, विवेक है, सब कुछ है, और फिर उसके आपत्तिजनक स्थिति में उस जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास तीनों में से कोई ना कोई गुण तो है ना, विशेषता है ना, तो वो क्षत्रिय वैसे हो सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कोई विशेषता ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो वो शूद्र में वर्ण में चला जाए। उसके लिए नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि कोई ना कोई गुण तो उसके अंदर है, तभी तो ब्राह्मण कर्म ब्राह्मण से है वर्ण से ब्राह्मण है, और आपत्तिजनक स्थिति में अपने उस पेशे से वो कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहा है, वो जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है, तो क्षत्रिय वैश्य का पेशा अपना के अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। लेकिन समय आने पर उसे, अब ये वर्ण ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है एक दूसरे में, तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो कर्म ही आधार है, फिर आप अपना कर्म बदल सकते हो वर्ण से। तो याज्ञवल्क्य मनु के अनुसार क्षत्रिय के जो कर्म है वो है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और विषयों में आसक्त न होना, कहीं पर भी किसी भी विषय से अटैच न होना, आसक्ति न आना, प्रेम भाव में न फंसना। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी फॉलो करेगा, कर्म करने कर्तव्य करेगा। वो कर्म का कंसेप्ट कर्तव्य हो जाता है क्षत्रिय के स्तर पे आके, तो अपना कर्तव्य का पालन करेगा, वो किसी से भी भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा। तो ये 5 कर्म बताए हैं। रामायण में क्षत्रियों का मुख्य कार्य चारों वर्णों के संरक्षण देना माना गया है। जो रामायण है महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत, उनके में उसमें भी जैसा कि पुस्तक में लिखा है, उसमें भी जो है चारों वर्णों का कार्य है, या तुलसीदास द्वारा कृत कोई भी रामायण या किसी और के द्वारा भी कोई कृत हो, तो उसमें भी चारों जो क्षत्रिय वर्ण है उसका कार्य चारों वर्णों की रक्षा करना बताया गया है। प्रजा में चारों वर्ण और चारों की रक्षा समान रूप से वो क्षत्रिय करेगा। तो क्षत्रियों को अध्ययन अध्यापन का अधिकार था, परंतु यज्ञ कराने का अधिकार नहीं था। यज्ञ ने कार्य नहीं करा सकते थे क्षत्रिय, यज्ञ कार्य कराना केवल और केवल ब्राह्मण का अधिकार था। अब इसमें एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भाई यज्ञ क्यों नहीं करा सकते, तो निश्चित रूप से वो पेशा किसी ब्राह्मण के लिए चुना गया है। अगर यज्ञ क्षत्रिय भी कराने लगे तो फिर यज्ञ ब्राह्मण के पास फिर कुछ नहीं बचेगा उसमें अर्निंग के लिए, और इसी प्रकार ब्राह्मण यदि क्षत्रिय के सारे काम करने लगे या वैश्य के सारा काम करने लगे तो उनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा करने के लिए, सोसाइटी मिक्स हो जाएगी। फिर एक की जीविकोपार्जन का जो साधन बताया गया है वो जीविकोपार्जन का साधन दूसरा उपयोग करेगा, और वहाँ पे फिर एक के लिए व्यवस्था नहीं रह पाएगी। क्षत्रियों का अध्ययन अध्यापन का अधिकार था, परंतु अध्ययन अध्यापन कर सकते थे, वो पढ़ा सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन वो यज्ञ नहीं करवा सकते थे, कर सकते थे। चाणक्य ने क्षत्रियों का मुख्य कार्य अध्ययन करना, यज्ञ करना, शस्त्र ग्रहण करना और भूरक्षण बताया है। आचार्य चाणक्य ने भी यज्ञ, जो क्षत्रिय हैं उसका मुख्य कार्य जो है वो अध्ययन करना होता है, रक्षा करना होता है, यज्ञ करना होता है, शस्त्र धारण करना होता है, और मातृभूमि की रक्षा करना होता है। ये सीधे सीधे जो वर्तमान समय में है हमारे सैनिकों पर जान अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ये उनके मूल रूप से कर्तव्य होते थे। क्षत्रियों के आपातकालीन कर्तव्यों को यानी कर्मों को भी बात वहाँ पे डाली गई है, जैसे कि ब्राह्मणों की दी गई है। प्रथम स्थिति में मैंने बता दिया, वर्ण का अर्थ यहाँ पे कर्म के अनुसार है, योग्यता के अनुसार है, गुण के अनुसार है। आपके अंदर गुण कौन सा प्रधान है, उसी गुण के अनुसार आपका व्यक्तित्व बनता है, और उसी व्यक्तित्व के अनुसार आपकी योग्यता बनती है, और योग्यता के अनुसार ही आप अपने कर्म का निर्धारण करते हैं, कर्म को प्राप्त करते हैं। जीविकोपार्जन के निमित्त क्षत्रिय वैश्य कर्म अपना सकता है, परंतु कृषि कर्म उसके लिए निषिद्ध है। तो बड़ी स्पष्ट है कि जो वैश्य कर्म क्षत्रिय जो है, जो समय आने पर जब अपनी आपत्ति की विपत्ति की स्थिति आती है तो उसमें कृषि कर्म जो है क्षत्रिय अपना सकता है। वो वैश्य का कोई कर्म जो करता है वैश्य, वो कर्म क्षत्रिय भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे कृषि करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि कृषि पे अगर उसने अपना अधिकार ले लिया तो वहाँ पर वो वैश्य का अधिकार छीन लेगा। मनु ब्राह्मण कर्मों में से क्षत्रिय के लिए पढ़ाना, दान लेना और यज्ञ करना वर्जित है, ये आचार्य मनु ने कहा था। और ब्राह्मण कर्मों, ये मनु कहते हैं कि ब्राह्मण कर्मों में से क्षत्रिय के लिए पढ़ाना, दान लेना और यज्ञ कराना वर्जित है। जो वैश्य है जो वो क्षत्रिय जो है वो पढ़ा नहीं सकता, दान नहीं ले सकता, दे सकता है दान, वैसे जो दान नहीं ले सकता, क्योंकि भिक्षा लेना
भिक्षा ग्रहण करना वो सिर्फ ब्राह्मण का कार्य है, वो क्षत्रिय का कार्य नहीं है, तो वो वहाँ पे नहीं जा सकता, वो कार्य वो नहीं कर सकता। और यज्ञ कराना वो वर्जित है, उसके लिए वो यज्ञ नहीं कराएगा। तो वैश्य के जब कर्म की बात आती है तो वैश्यों में पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन करना यानी दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि करना, ये कार्य जो हैं ये वैश्य है वो वर्ण के कार्य हैं। आपातकालीन कर्म भी मनु ने बताए हैं, जैसे कि ब्राह्मण और वर्ण, ब्राह्मण सॉरी मतलब कि क्या बोलते हैं, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए जो वैश्य हैं वो शस्त्र भी उठा सकते हैं, ठीक। और ब्याज सॉरी रक्षा के लिए वैसे शस्त्र भी उठा सकते हैं, यद्यपि इस पर क्षत्रियों का एक अधिकार है। हालांकि ये क्षत्रियों का एक अधिकार है शस्त्र उठाना, लेकिन वैश्य उसको अपना सकता है समय आने पे। वैश्य शूद्र की वृत्ति को भी अपना सकते हैं, क्योंकि शूद्र के कार्य मनु के में अन्य 3 वर्णों की सेवा ही शूद्र का कार्य माना गया है। तो अब दोनों को एक साथ डील करते हैं। शूद्र के कार्य जो है महर्षि मनु ने तीनों वर्णों की सेवा करना माना है। क्यों माना है? क्योंकि शूद्र के अंदर जो गुण आता है, वो गुण जो आता है वो उन तीनों जो गुण हैं, जो सत्व रज तम, उनमें से तामसिक गुण की प्रधानता होती है। इसी प्रकार वैश्य के अंदर राजसिक और तामसिक गुण की प्रधानता होती है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष परिस्थिति में अगर वो जीव को उपार्जन नहीं कर रहा है तो या तो वो राजसिक गुण अपना सकता है या तामसिक गुण अपना सकता है, अपने अंदर डोमिनेट कर सकता है। तो राजसिक डोमिनेट करेगा तो कहीं ना कहीं वैश्य जो है सीधा सीधा क्षत्रिय के पेशे को अपनाएगा, या फिर वो तामसिक डोमिनेट करेगा तो वो वैश्य शूद्र के पेशे को अपनाएगा। सिमिलरली शूद्र है वो उसके अंदर केवल तामसिक गुण की प्रधानता बताई गई है, तो तामसिक गुण की प्रधानता होने के कारण वो सिर्फ वही कर्म कर सकता है। उस स्थिति में जो सेवा कार्य है वो सेवा कार्य ही उसका मुख्य ध्येय बच जाता है। तो वो सेवा के लिए निर्वहन न होने की स्थिति में, आपातकाल स्थिति में वो ब्राह्मण वर्ण या क्षत्रिय वर्ण या वैश्य वर्ण किसी भी वर्ण की सेवा कार्य में लग के अपना निर्वहन कर सकता है। तो ये जो आचार्य जो ऋषि महर्षि मनु द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है वो ये है। तो इस वर्ण व्यवस्था में एक चीज़ मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, ये वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर बताई गई है, जन्म के आधार पर नहीं बताई गई है। जन्म के आधार पर अगर होती तो निश्चित रूप से ब्राह्मण के घर में फिर सब ब्राह्मणी विवेकशील प्राणी पैदा होते, फिर वहाँ पे कोई मतलब कम बुद्धि का व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता था। फिर वो एक मैकेनिज्म आ जाता जो मैकेनिज्म समाज में नहीं है, क्योंकि समाज सिंथेटिक है। तो वहाँ पर उस समय के समाज में ये व्यवस्था थी। अगर आज हम इसे अप्लाई करने का प्रयास करें तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समाज में जाति व्यवस्था प्रधानता में वर्ण व्यवस्था अगर हम मानेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कक्षा के दौरान भी हम देखते हैं कि इस तरह के हमें इन चारों विभिन्न विभिन्न गुणों से जो डोमिनेटेड हैं इस तरह के बच्चे या लड़के मिल जाते हैं, मतलब विद्यार्थी मिल जाते हैं जो कि भिन्न भिन्न गुणों को डोमिनेट करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। तो उसी हिसाब से हम उन्हें क्लास में डील करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम ये मानते हैं कि ये फलाना फलाना वर्ण हो सकता है, तो वहाँ पर हम कतई भी उसे जाति से नहीं जोड़ सकते, और जाति व्यवस्था है भी नहीं समाज का हिस्सा, ये वर्तमान समाज का हिस्सा है, उस समय के समाज का हिस्सा हम इसे नहीं मान सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर समाज दर्शन का, पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी का, जो मनु का जो वर्ण व्यवस्था है उस पर। तो इस पर एक लेक्चर और हम मनु की आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर भी मैंने स्पष्ट कर दिया। मनु की आश्रम व्यवस्था पर एक लेक्चर और हम करेंगे। तो ये मनु का जो व्यवस्था है समाज दर्शन की, ये एक पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।